हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएरेटर। डीएरेटर जैसे कि हमको पता है कि हमारे पावर प्लांट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो इस इंटीग्रल पार्ट के बारे में अगर हम बात करें कि हाँ एक जैसे हमारा हो गया आईडी फैन हुआ और एफडी फैन हुआ, ईएसपी हुआ, बॉयलर हुआ, कोल मिल हुआ सेक्शन, या फिर अगर हमारा कोल मिल सीएफबीसी तो कोल मिल नहीं होता है, वैसे ही डीएरेटर हुआ। डीएरेटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप बोल सकते हैं कि ऐसा पार्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। तो बीओई पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे आप बात करें कि हाँ कोई भी बॉलर इंटरव्यूज दे रहे हैं या एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डीएरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चीजें होती है हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन से। तो सबसे पहले हम नाम से स्टार्ट करते हैं कि डीएरेटर का वर्ड्स कहां से आता है। एक्चुअली डीएरेटर होता है जिसको हम डीएरेटर बोलते हैं। एरेटर मतलब क्या होता है कि मैकेनिकली अगर हम गैसेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरेटर। तो डीएरेटर मतलब कि हम उसको सेपरेट करना है। सेपरेट उसको करना है जो वाटर में हमारे जो पानी हमारे जो फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, उसके अंदर जो सॉल्युबल गैसेस हो गई हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मेन कंसर्न हमारे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से है। ऑक्सीजन क्या करता है, अगर हमारा प्रेजेंट है तो हमारा बेस मेटल्स जो है हमारे बॉयलर के बेस मेटल्स हुआ उनको करोड करेगा, उनको डिप्लीट करेगा। और दूसरा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो कार्बोनिक एसिड जनरेट करता है, मतलब हमारे बॉयलर को नुकसान करेगा। तो ये दोनों गैसेस हमारे पानी में सॉल्युबल है, घुली हुई है, तो हम क्या करते हैं इसको सेपरेट करते हैं। तो डीएरेट करते हैं हमारे। ये हमने अगर आपने देखा होगा, मेरा पहले का वीडियो देखा होगा अपना डीएम प्लांट में, तो हम वहां पर डीगेजर यूज करते थे। सेम यही वहां भी वही फंक्शन था कि हम क्या करते हैं, वहां टेम्परेचर नहीं था, नॉर्मली हम करते थे कि हाँ जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारा डीएम प्लांट में, तो वहां पर हम क्या करते हैं डीगेजर यूज करते थे। डीगेजर में भी सेम था, कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता था उसको रिमूव करते थे। और तो वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है डीएम वाटर में वो प्रेजेंट होता है। तो उसको हम जो है उस चीज को हम यहां पर रिमूव करते हैं। तो ये एक्चुअली दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो दोनों प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं कि हाँ ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो पहला है हेनरीज लॉ और दूसरा यूनिवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। दोनों लॉज बहुत सिंपल हैं। हम पहले भी अगर हमने बात किया, पहले अगर हमने पढ़ा है गैसेस के बारे में, तो क्या होता है कि अगर किसी भी लिक्विड में, किसी भी पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में गैसेस मिक्स है तो वो क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जनरेट करती है उस लिक्विड के अंदर। तो क्या होता है कि हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना सॉल्युबल है। तो गैस में, लिक्विड में जो गैस कितना सॉल्युबल है, कितना घुला हुआ है, वो उतना ही पार्शियल प्रेशर जनरेट करेगा जितना कि वो घुला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर को कम कर दें, पार्शियल प्रेशर कम करें तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर कैसे कम करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टीम का यूज करते हैं। और दूसरा, वाटर को हम ब्रेक करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे और उसको स्टीम करेंगे तो क्या होगा, एक सेचुरेशन टेम्परेचर पे जब जाएगा वाटर, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तो उसका पार्शियल प्रेशर उससे वाटर का कम होगा और वहां पे जब पानी पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहां से गैसेस रिमूव हो जाएंगी। और दूसरा लॉ क्या कहता है, इनवर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या करता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये दो लॉज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। इसमें अपने इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और बोला भी जाता है कि हम क्या है, इनका फंक्शन है। और अब हम बात करते हैं डीएरेटर के। अगर हम डायग्राम की बात करें, आप दिख रहा है डायग्राम, तो ये आपको एक वर्टिकल सेल दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सेल दिख रहा है। हम इस पूरे सेक्शन को नॉर्मली डीएरेटर बोलते हैं, बट एक्चुअली डीएरेटर जो हमारा है ये वाला सेक्शन है और ये जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा स्टोरेज टैंक। ठीक है, तो स्टोरेज टैंक जो है काफी बड़ा होता है, मतलब इतना रखता है कि हम नॉर्मली डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि 5 से लेकर के 30 मिनट तक का वो वाटर सप्लाई बॉयलर को दे दे। अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आता है, हम मेकअप नहीं कर पाते हैं, तो इतना टाइम होता है, डिपेंड करता है प्लांट कैपेसिटी के ऊपर कि कितनी देर तक हम सप्लाई दे पाते हैं। छोटा प्लांट है तो कम टाइम होता है, लेकिन अगर बड़ा प्लांट है तो हमको क्या होता है कि अगर हमारे पास वाटर सप्लाई नहीं है तो हमको प्लांट बंद करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके हिसाब से भी हमारा स्टोरेज टैंक डिजाइन किया जाता है, कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारा सेल है ये वर्टिकली आपको जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ ये आपको वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। बहुत सारे प्लांट में आप बीएसएल की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे हैं ऐसे प्लांट्स जहाँ पे सेम सबका दिख रहा है, फिर स्टोरेज टैंक है, वैसा ही आपको डीएरेटर भी दिखता है। बस उसके अंदर क्या होता है, उसके सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, तो उसके अंदर जो मैकेनिकल प्लेट्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो मैकेनिकल प्लेट्स आपने देखे होंगे, अगर शटडाउन में
अगर आपने बॉयलर या फिर शटडाउन में देखा होगा, रेडिएटर क्लीनिंग करते हैं जब या इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब दोनों साइड से डोर खोल के अंदर जाते हैं तो दिखता है कि बहुत सारे ट्रे को निकाला जाता है, मैकेनिकल ट्रेस को, और फिर उसको क्लीनिंग करते हैं। तो इसको कास्केट टाइप बोलते हैं। और एक होता है जेट टाइप वाला, तो जेट टाइप में बाद में डिस्कस करेंगे। जेट टाइप वाला बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन ज्यादातर ये यूज किया जाता है हमारे जो हमारे नॉर्मली पावर प्लांट में है। वो आपको इस टाइप के जनरेटर आपको ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये पूछा भी जाता है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी की जाती है कि अगर बीओई के पेपर में आपको बोला जाता है, बहुत बार आया है कि हाँ जनरेटर का डायग्राम बनाइए, तो आप डायग्राम वहां पर बना करके आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इस पार्शियल प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन से स्टीम देते हैं। जैसे कि बताया मैंने कि हमको हेनरीज लॉ के हिसाब से हमको अगर गैस की सॉल्युबिलिटी कम करनी है तो हमको उसका पार्शियल प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर कम करने के लिए हमको क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स तो हो गए, यहाँ पर हमने बहुत सारे ट्रे लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे ऐसे वैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रे लगे, मैकेनिकल ट्रे लगी होती हैं। उस ट्रे पर से जब वाटर आता है ऊपर से, वाटर कहाँ से आता है, एक तो अगर रिटर्न कंडेंसेट है, किसी सेक्शन में हम स्टीम दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे प्रोसेस स्टीम दे रहे हैं, वहां से क्या होता है कि स्टीम देने के बाद हमको क्या होता है कि वहां से कंडेंसेट रिटर्न होता है। तो अगर रिटर्न कंडेंसेट आ रहा है तो भी वहां पर भी उसमें भी सॉल्युबल गैस होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, तो रिटर्न कंडेंसेट भी हो सकता है। फीड वाटर जो होता है डीएम प्लांट से, अगर हमारा बात करें फीड वाटर या फिर अपना एल्पीटर से हमारा जो आता है कंडेंसर होते हुए, वो भी होता है हमारा फीड वाटर। और दूसरा हमारा अगर डीएम मेकअप है, डीएम मेकअप के थ्रू आता है। तो ये सब चीजें हमारे सोर्सेज बहुत सारे हैं रेडिएटर में, पानी आने के सोर्सेज बहुत सारे हैं, हमको जाने का सोर्स एक है, वो हम क्या करते हैं फीड स्टोरेज से यहाँ पे बॉयलर फीड पंप को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आने का सोर्स बहुत सारे हैं, जाने का सोर्स तो एक ही होता है। तो हमारा फीड वाटर का इनलेट हुआ या फिर ये हम क्या करते, जितने भी पानी के सोर्सेज इनलेट सोर्सेज हैं वो हम उसके ऊपर से डालते हैं, जो रेडिएटर टॉप से डालते हैं। टॉप से डालने पे क्रॉस फ्लो जनरेट होता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इधर इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, जो भी हमारा कंडेंसेट हुआ या फिर एल्पीटर का, जो हमारे एल्पीटर से होते हुए जो पानी आ रहा है, कंडेंसर का वाटर आ रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ट्रेस के ऊपर आता है, ट्रेस के ऊपर गिरता है और उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। और कोई मकसद नहीं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने का ही मकसद होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमने स्टीम दिया, एक्सट्रैक्शन से स्टीम देते हैं, लेकिन जो हम लाइट अप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन स्टीम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, बट जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि जब हम लाइट अप करते हैं तो हमको उस टाइम पे भी हमको रेडिएटर का प्रेशर मेंटेन करके चलना है। तो हम क्या करते हैं, पीआरडीएस जब बॉयलर लाइट अप होता है तो हम, या फिर हमारे पास प्रोसेस स्टीम अगर कहीं से अवेलेबल है तो वहां से, तो हम पैकिंग स्टीम प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्टीम का अगर एक्सट्रैक्शन नहीं है तो हम फिर क्या करते हैं, पीआरडीएस जो बॉयलर लाइट अप करने के बाद हमारे पास जो पैकिंग स्टीम होती है उसको बोलते हैं, वो स्टीम देकर के उसको हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग कहां तक करेंगे, जितना भी रेडिएटर का प्रेशर है उसके सेचुरेशन टेम्परेचर तक। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा अगर 1 kg प्रेशर है रेडिएटर के अंदर, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो हमको सेचुरेशन टेम्परेचर तक ले जाना है, ताकि सेचुरेशन टेम्परेचर पर जहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है तो उसके साथ निकाल। अगर आपको नॉर्मली सेचुरेशन टेम्परेचर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं। 1 kg के ऊपर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर हमारा 3 kg 4 kg है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है, एक फॉर्मूला भी होता है, थंब रूल जिसको बोलते हैं। कि अगर हम बात करें तो थंब रूल के हिसाब से क्या होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ प्रेशर इंटू डबल अंडर रूट ऑफ प्रेशर इंटू 100, इससे भी हमारा एक सेचुरेशन टेम्परेचर निकल जाता है। तो ये एक थंब रूल है, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट थंब रूल के हिसाब से आपको एक फिगर मिल जाता है। अगर हमारा 4 kg प्रेशर है तो कितना होगा, 4 kg का प्रेशर हम लेते हैं तो मैं 2 kg और 2 का फिर से अंडर रूट निकालें तो 1.414 यानी कि 140 का टेम्परेचर हमारा रेडिएटर का टेम्परेचर हो जाता है। तो एक करस्पॉन्डिंग बात करते हैं कि थंब रूल है हमारा कि हमारा किस प्रेशर पे करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है। तो ये अगर न्यू कमर्स, अगर आप पावर प्लांट में रेगुलर वर्क करते हैं तो आपको पता होगा, बट लेकिन अगर आप न्यू कमर है तो आपके लिए एक अच्छा आप बोल सकते थंब रूल फार्मूला है। ठीक है, तो ये सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे सेचुरेशन टेम्परेचर ले जाते हैं पानी को, और उसका फिर टेम्परेचर जब जैसे ही वो रीच करेगा तो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर पानी जो है फीड स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि हम स्टीम सप्लाई देते हैं,
कई कई जगह स्टीम सप्लाई देते हैं और यहाँ भी हीटिंग करते हैं और यहाँ से भी कुछ रिमूव करते हैं गैसेस, यहाँ से भी कुछ गैसेस केवल स्टोरेज ही नहीं करते हैं, यहाँ भी प्रोसेस होता है और यहाँ भी हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वहां पे जो कुछ बच गया, अगर मान लीजिए कुछ गैसेस बच गई तो वो गैसेस फिर यहाँ भी रिमूव होती जाती हैं और फिर ऊपर से वो निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन यही होता है। लेवल कंट्रोल वाल्व होते हैं हमारे, तो लेवल स्विच होते हैं, कहाँ लो लो लो, हाई और हाई हाई। आपको पता है हर जगह पे है कि हमारा लो लो और लो पे ही हमारा, कहीं कहीं जगह पे लो पे ही या फिर लो लो पे हमारा बीएफपी को ट्रिप कर दिया जाता है, बॉयलर फीड पंप को ट्रिप कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि हाँ मतलब फिर हमारा बॉयलर फीड वाटर पंप को वाटर सप्लाई इंटरप्ट हो जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे जैसे रेडिएटर हमारा लो स्विच या लो स्विच पे जो भी सेट दिए हैं, सेट वैल्यू दिया है हमने, उस पर बीएफपी ट्रिप हो जाता है तो हमको फोर्सफुली फिर बॉयलर को बंद करना पड़ता है। तो ये थ्रू डायग्राम हुआ, इसके बारे में अगर बात करें। और एक और वर्ड आता है, नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ इसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हम किसी भी सिस्टम का कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहे इकोनोमाइजर हो या फिर सुपर हीटर हो या फिर हमारा एपीएच हो, हर चीज की एफिशिएंसी उसके हमें उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें उससे क्या लेना है उसके ऊपर डिसाइड होता है। अगर हम बात करें कि हाँ हमने कितना हीट ट्रांसफर किया, उससे उस डिरेक्टर की कोई मतलब नहीं है। डिरेक्टर की एफिशिएंसी से हम क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारे अंदर जो हमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें कम मिलना चाहिए। अगर हम बात करें नॉर्मली जो हमारे हाई प्रेशर बॉयलर है उनके अंदर अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की लिमिट है, मैकेनिकली जो है वो 7 ppb होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकली उसको हम फिर क्या होता है केमिकल डोजिंग भी करते हैं। केमिकल डोजिंग हाँ एक बार और ये पूछे जाते हैं, बहुत बार इंटरव्यूज पूछ लेते हैं कि हमारा एलपी डोजिंग कहाँ पे करते हैं। तो एलपी डोजिंग हमारा बीएफपी इनलेट या डायरेक्टर आउटलेट में, अगर हमारा डायरेक्टर आउटलेट फीड वाटर यहाँ पे है तो हम यहाँ पर एलपी डोजिंग हमने पहले ही पढ़ा है। लो प्रेशर डोजिंग जो हम बताया था कि हाँ आपने पहले के वीडियोस में देखोगे तो उसमें एचपी डोजिंग और एलपी डोजिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलपी डोजिंग कहाँ पे करते हैं, या तो ये डायरेक्टर आउटलेट में या फिर बीएफपी के इनलेट में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इन सभी प्रोसेस मैकेनिकली होने के बाद भी हमारा कुछ ऑक्सीजन कंटेंट वहां बच जाता है, कुछ रह जाता है, तो उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं हाइड्रोजन डोजिंग या सोडियम सल्फाइड के द्वारा डोजिंग करके उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। और पॉसिबल है कि हाँ बहुत ही मिनिमम हमारा ऑक्सीजन होता है। हमारा मैकेनिकली जो होता है, हम बात करते हैं डिरेक्टर में मैकेनिकली मिनिमम हमारा 7 ppb होना चाहिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा 7 ppb होना चाहिए और अगर हमारे अंदर फीड वाटर के अंदर मान लीजिए 30 to 40 ppb ऑक्सीजन है फीड वाटर के अंदर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम 40 ppb तक लेते हैं कि हमारे अंदर फीड वाटर के अंदर 40 ppb ऑक्सीजन है, तो हमने क्या एक्सपेक्टेशन की है कि हमारे पास मिनिमम 7 ppb होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि डिरेक्टर एफिशिएंसी की, तो क्या होगा 40 जो हमें मिल रहा है माइनस 7/40। ठीक है, ये हमारा निकालते हैं, हमें पता चलेगा कि हमारी एफिशिएंसी डिरेक्टर की एफिशिएंसी कितनी है। तो हमें क्या है कितना मिला एफिशिएंसी, हमें वो चीजें डिसाइड करेगा कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है कि हमें एक्सपेक्टेशन कितनी है और कितना हमको मिला, तो उस हिसाब से हम आगे इंटू 100, सॉरी ये 100 लगाना भूल गए ना। ठीक है, ये हमारा 100। तो ये क्या होता है कि हम सेम ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारा एपीएच की बात करें तो हमारा एपीएच क्या होता है कि हमारा एयर का टेम्परेचर कितना बढ़ा। वैसे अगर हम बात करें कि यहाँ इकोनोमाइजर में तो हमारा फीड वाटर जो हम सप्लाई करें उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा, तो हम इस सेक्शन को सब एफिशिएंसी को भी उस समय देखते चलेंगे। तो ये हमारे थ्रू डायग्राम हुआ और इसके बारे में हम जो हमने डिस्कस किया। केमिकल डोजिंग के बारे में बहुत ही एलपी डोजिंग पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि हाँ एलपी डोजिंग कहाँ पे की जाती है। तो प्लीज ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्टर आउटलेट में की जाती है, इसलिए की जाती है कि प्रॉपर जो केमिकल की मिक्सिंग वाटर के साथ हो सके, क्योंकि लाइन थोड़ा सा छोटी होती है कंपेरेटिवली। इतने बड़े सेक्शन से क्या होता है कि हमारे फीड वाटर जाता है वो उसकी लाइन छोटी होती है, तो वहां पर हम करेंगे तो प्रॉपर हाइड्रोजन की मिक्सिंग हो पाएगी वाटर के साथ, और जो अगर कुछ ऑक्सीजन बच भी गया है तो वो वहां पर खत्म हो जाएगा, यानी कि आप वहां पर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मिनिमम हो सकता है। तो हमारे क्या होता है कि हम डिरेक्टर के अंदर जो होता है 7 या 4 या 3 जो भी आप पॉसिबल है कि हम 3 to 4 ppb तक मेंटेन करते हैं।
तो हर जगह का डिपेंड करता है अलग अलग। सेम वही पे कहीं क्वेश्चन पूछा था कि वैक्यूम टाइप डिएरेटर क्या होता है, तो वो एक क्लोज वेसल होता है, छोटा सा क्लोज वेसल, बहुत बहुत छोटे प्लांट्स में यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सैचुरेशन टेम्परेचर हमको जो फीड वाटर सप्लाई करना है वहां पे 70 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो हमको क्या होगा कि उसमें उस कंडीशन में अगर हमको फीड वाटर सप्लाई हमको 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड का करना है तो हम कैसे करेंगे, तो 60-70 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, यानी कि वो प्रेशर जिसपे सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री या 60 डिग्री आएगा, ऑब्वियस बात है कि हाँ बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक क्लोज वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और प्रेशर डाउन करते हैं एटमॉस्फेरिक से, जिससे कि हमारा उसी टेम्परेचर पे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और अलग हो जाता है। तो ये होता है वैक्यूम टाइप डिएरेटर। और दूसरा अगर हम बात करें हाँ जेट टाइप वाले में, तो जेट टाइप में कुछ नहीं होता, ये जो आपको कैस्केड वैल्यू वर्टिकल सेल दिख रहा है वो हट जाता है, और सेम ऐसा एक जो फीड स्टोरेज टैंक होता है उसके अंदर एक लाइन बिठा देते हैं जैसा कि आप दिख रहा है, और उसमें स्टीम का जेट प्रोवाइड करते हैं। ये फास्ट होता है बट स्टीम कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए ये ज्यादा प्रीफर ये वाला किया जाता है। तो ये हमारा एक डिएरेटर का थ्रू हुआ कि कैसे क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।